सुनील सिंघल और आज का टॉपिक है स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हमें इन्वेस्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमको कंसिडर करके फंड सेलेक्ट करना चाहिए। टॉप 3 आज के टाइम पे स्मॉल कैप में फंड्स कौन से हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसा रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। तो शुरू करने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि स्मॉल कैप बोलते किसको हैं। तो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जो पहली टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज होती हैं उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं। जो 101 से लेके 250 तक जो मार्केट कैप के बेसिस पे जो कंपनीज होती है उनको हम मिड कैप कहते हैं। और उसके बाद की जितने भी कंपनीज होती है यानी 250 फर्स्ट से जो भी कंपनीज होती है मार्केट कैप के हिसाब से उनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो लगभग हमारे पास 4 से 5,000 कंपनीज है जिनको हम स्मॉल कैप कह सकते हैं। स्मॉल कैप में नॉर्मली वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हालांकि बाकी लार्ज कैप मिड कैप की तरह इनमें भी बहुत हाई चांसेस होते हैं अपसाइड के। तो शॉर्ट टर्म में रिस्की माना जाता है, स्मॉल कैप को सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है और वोलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इसके चार्ट को भी एनालाइज करें तो देख सकते हैं हम 2012 से लेके अभी तक के ये स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स का चार्ट है। देख सकते हैं हम कि जिस तरीके से ये ऊपर गया है, ये 2018 जनवरी के बाद नीचे भी काफ़ी हद तक आया था और हम देख सकते हैं कि वापस से इसने एक अपसाइड मूवमेंट लेना स्टार्ट किया है। तो नॉर्मली इस तरह की वोलेटिलिटी हमें मिलती है स्मॉल कैप में जो अक्सर हमें लार्ज कैप में नहीं मिलता है, इसीलिए इसे थोड़ा रिस्की माना जाता है। बट लॉन्ग टर्म में CAGR लेवल पे रिटर्न्स भी इनके सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए स्मॉल कैप अक्सर काफ़ी इन्वेस्टर्स का आंखों का तारा माना जाता है। अब अगला फैक्टर जो हमें देखना चाहिए कि वो सारे रीजंस क्या है जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए, या जो फैक्टर्स जो हैं जिनके बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि स्मॉल कैप में कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला चीज है AUM साइज देखना। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है स्मॉल कैप में वो AUM साइज है, क्योंकि AUM साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो एक फंड मैनेजर के लिए डिफिकल्ट होता है कोई भी एक स्मॉल कैप कंपनी में अपना स्टेक लेने का, क्योंकि स्मॉल कैप में हम अगर देखें तो मार्केट कैप लेस देन 9,000 करोड़ का जो होता है उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो अगर किसी फंड मैनेजर को अगर 4 या 5% का उसमें स्टेक लेना होता है तो अगर फंड मैनेजर का AUM 5,000 करोड़ के ऊपर होता है तो उसको वो स्टेक लेने में डिफिकल्ट होती है। और अक्सर अगर वो स्मॉल कैप में जो अवेलेबल स्टेक होता है वो बाई करता है तो वो लेस देन 1% भी हो जाता है कई बार अगर AUM साइज बड़ा हो। तो एक अच्छा स्टॉक उसको मिलते हुए भी उसके रिटर्न जो है पोर्टफोलियो लेवल पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए एक फंड मैनेजर के लिए वो इतना रिवॉर्डिंग नहीं होता है, या एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी उतना रिवॉर्डिंग नहीं होता है। इसलिए हमें एक ऐसा फंड सेलेक्ट करना चाहिए जिसका AUM साइज लेस देन 5,000 करोड़ है। और लेस देन 500 करोड़ के AUM वाले फंड्स को भी हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि मेट्रोज में कुछ 3-4 प्रमोटर ने मिलके अपने लिए कुछ एसेट मैनेजमेंट का लाइसेंस जुगाड़ कर लिया है और एक्चुअली वो इतने प्रोफेशनल या इतने सीजन्ड फंड मैनेजर नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा प्रोफेशनल फंड मैनेजर सिलेक्ट करना चाहिए जिसके लिए 500 to 5,000 CR के बीच के फंड्स हमें सिलेक्ट करने चाहिए, और वो भी कोई रेप्यूटेड कंपनी लाइक ICICI, एक्सिस, SBI या निप्पॉन। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि यही 4 हैं। ऐसा कोई प्रोफेशनल फंड हाउस से हमें फंड लेना चाहिए। सेकंड थिंग जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो है कि फंड मैनेजर का स्टाइल क्या है। अक्सर एक फंड मैनेजर की एक स्टाइल होती है, वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की स्टाइल होती है उसकी, या वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्टाइल होती है। कई बार ग्रोथ ही खोजता है लेकिन थोड़ी वैल्यू देख के या प्राइस देख के बाई करता है। तो अक्सर हमें वो फंड मैनेजर की स्टाइल को समझना चाहिए, वो कैसी स्टाइल से इन्वेस्ट करता है, और वो अगर हमें सूट करता है तो हमें उस तरीके से फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। तीसरा होता है कि हमें खुद की इन्वेस्टमेंट रिस्क एपेटाइट
और इन्वेस्टमेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशन, इस तरह की चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी हमारी रिक्वायरमेंट 3 साल की इन्वेस्टमेंट या 5 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट की है, तो हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप में कम से कम 7 to 10 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉराइजन रखना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और मार्केट इतने कम टाइम में इवन 3 ईयर्स या इवन 5 ईयर्स तक भी अगर मार्केट अगर अप नहीं जाए तो ऐसा सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि पहले भी हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि कई बार स्मॉल कैप 5 ईयर्स तक एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंसोलिडेट करते हैं या ऊपर नहीं जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा लंबा टाइम हॉराइजन रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हमें लॉन्ग टर्म में अगर हम 7 to 10 ईयर्स कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन समवेयर अराउंड 17-18% की होनी चाहिए रियलिस्टिकली। वैसे इतने रिटर्न्स आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। हम एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे इसके ऊपर कि किस किस तरीके के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप और बाकी सारे फंड्स हमें देते हैं। कॉस्ट सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 2.5% के ऊपर कभी भी कोई भी फंड हाउस चार्ज नहीं कर सकता है। तो एक रेगुलर प्लान अगर 2.5 के नीचे है तो हम डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2% के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। तो ये एक और फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए। हालांकि मैं कॉस्ट को इतना मेजर फैक्टर नहीं मानता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमको 18-19% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसमें कोई फंड हाउस बेटर परफॉर्म करता है और वो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज भी करता है, तो इतना मैटर नहीं करेगा। क्योंकि एनीवे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला फंड अगर 1% चार्ज कर रहा है और एक अच्छा परफॉर्म करने वाला 1.5% कर रहा है, तो 0.5% इतना बड़ा गैप नहीं होता है। हमें मोस्टली स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करते वक्त उसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखनी होती है। अब परफॉर्मेंस फंड की जो पास्ट में रही है वो भी हमें देखनी होती है, और फंड मैनेजर का रिप्यूटेशन, उसने हिस्टोरिकली कैसे रिटर्न्स लाए हैं, कैसा उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो भी देखना होता है। क्योंकि स्मॉल कैप में एक फंड मैनेजर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो 4000 स्टॉक में से कुछ 40-50 स्टॉक्स जो सिलेक्शन होती है, उसमें फंड मैनेजर की स्किल सेट जेन्युइनली टेस्ट होती है और सही प्राइस पे बाई करे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अक्सर एक फंड मैनेजर कैसा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जो टॉप परफॉर्मिंग फंड होता है और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड होता है, उन दोनों के रिटर्न्स का काफ़ी गैप होता है स्मॉल कैप में स्पेशली। और एक और फैक्टर है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए कि एक फंड जो है वो हमेशा ओपन होता है फॉर रिटेलर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, या कभी कभी वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट बहुत ऊपर जाता है, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहे होते हैं, उस टाइम पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, और उस टाइम पे एक्चुअली बहुत हाई वैल्यूएशन के हिसाब से सही टाइम नहीं होता है। और अक्सर फंड हाउस के जो CIO होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, वो कोशिश करता है कि ये फंड्स के इन्वेस्टमेंट रोके जाएं, और तब एक बिटवीन बिजनेस और बिटवीन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कौन सा बेटर है वो देखना होता है। तो वहाँ पे एक अच्छा फंड जो रिटेलर के पक्ष में डिसीजन लेता है, वो नए इनफ्लोस को रोक देता है, जो कि बेटर होता है। रिटेलर को इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन एक फंड हाउस को पता होता है कि उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है। और वहीं जब मार्केट अगर डाउन है, लोअर वैल्यूएशन है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है SBI स्मॉल कैप ने पहले काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। 2017 में उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो 5000 से ज़्यादा का SIP स्टार्ट नहीं करेंगे और कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे थे। वहीं 2018 के एंड में जब स्मॉल कैप में काफ़ी करेक्शन आया तो उन लोगों ने 25,000 तक का SIP इंक्रीज कर दिया। और अभी 2020 मार्च के बाद जब क्रैश आया था, तो उस टाइम पे उन लोगों ने लमसम इन्वेस्टमेंट भी ओपन कर दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें एक फंड हाउस करता है फॉर बेटर रिटर्न्स ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। तो इस तरह के जो फंड हाउस होते हैं, जो ये सब चीज़ों को देख के AUM इनफ्लो लेते हैं, वो बेसिकली बहुत अच्छा होता है। वो फंड बहुत अच्छा कंसिडर करता हूँ मैं। एक और फैक्टर जो होता है अल्फा और बीटा, जो हमने कवर भी किया कि पास्ट परफॉर्मेंस फंड का कैसा है। अल्फा इज नथिंग बट एक कैटेगरी रिटर्न से अबव वो कितना रिटर्न्स लाता है, तो एसेंशियली वो परफॉर्मेंस ऑफ द फंड भी बताता है। और बीटा जो है वो वोलेटिलिटी होती है। अक्सर हमें वोलेटिलिटी तो ज़्यादा मिलती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं हमें कंसिडर करनी होती है व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में किन को इन्वेस्ट करना चाहिए? सिंपल है कि जिसका टाइम हॉराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट लंबा है, 7 to 10 ईयर्स है, जो थोड़ा रिस्की
इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार है। एक रिस्क और रिस्की के बीच में डिफरेंस होता है, कि इसमें थोड़ी हमको रिस्क प्लानिंग करनी होती है इसकी। हाँ, 7 to 10 years हमें वोलेटिलिटी भी इन बिटवीन मिल सकती है, और वो वोलेटिलिटी के बावजूद हम वो वोलेटिलिटी से घबराएंगे नहीं और आराम से इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। वो चीज़ें हमें मेंटली प्रिपेयर होकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर वो वोलेटिलिटी देखने को आप तैयार है तो बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। और डायरेक्ट स्टॉक में, स्मॉल कैप में स्पेशली, एक रिटेल इन्वेस्टर को तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो काफ़ी सीजनड है, काफ़ी उसको अच्छे से एनालिसिस करना आता है बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, कैश फ्लोज का, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का, क्योंकि इतनी अच्छे से इंफॉर्मेशन इनके एनुअल रिपोर्ट में होती नहीं है। और अक्सर पेनी स्टॉक्स में एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर डालता है जो लॉन्ग टर्म में उसका पूरा कैपिटल इरोजन कर देती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट करना बेटर है। इसके मैंने डिटेल लेवल पे एक वीडियो भी बनाया कि क्यों स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बेटर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉप 3 स्मॉल कैप फंड कौन से हैं। पहला है एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप के कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो वो ये है कि लास्ट 3 to 5 years में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इनके फंड हाउस का जो CIO है, उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा है लगता है मुझे। वो काफ़ी ग्रोथ फोकस्ड हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, न कि सिर्फ वैल्यू देख के। AUM साइज छोटा है, तो और एक डिटेल वीडियो हम सेपरेटली इसके ऊपर करेंगे कि इंडिविजुअली कि एक्सिस स्मॉल कैप में क्या क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, और बाकी फंड्स के भी हम इस तरह के एनालिसिस करेंगे। SBI स्मॉल कैप, ये एक और उम्दा फंड है जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन में भी बताया कि ये अक्सर अपनी रिटेल इन्वेस्टर की SIPs की इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो को कई बार रिस्ट्रिक्ट कर देता है जब हाई वैल्यूएशन होती है, और अपने बिजनेस या अपने फ़ायदे के लिए ये कभी भी ऐसा नहीं करता है कि इनफ्लो ओपन रखे। हमेशा रिटेलर इन्वेस्टर को कंसिडर करके चीज़ें करता है। इसके AUM साइज रिसेंटली काफ़ी बढ़ गई है लास्ट 1 ईयर में, बट फिर भी अगर हम देखें तो ये 5000 से बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं हुआ। हालांकि स्लाइटली अबव 5000 करोड़ जरूर है, बट इसके लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। इनका जो फंड हाउस का जो मेन मैनेजर है वो भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड माने जाते हैं। तीसरा है कोटक स्मॉल कैप। कोटक स्मॉल कैप में भी अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का, और इसका AUM साइज भी काफ़ी छोटा है। मैं अक्सर AUM साइज को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि एक अच्छे फंड मैनेजर्स अदर कंपनीज के पास, सारे मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल फंड हाउसेस के पास होते हैं, लेकिन एक छोटा AUM साइज पे उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो काफ़ी स्मूथली काफ़ी अच्छे स्टॉक्स को बड़े चंक में बाई कर सकते हैं जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले तो। अब ये देखते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से SIP के थ्रू होता है, और हमें PE रेशियो भी कंसिडर करना होता है। जैसे कि अगर हम इसमें कोटक स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो इसका PE रेशियो लगभग 30 के अराउंड है। तो इस तरह के PE रेशियोज हमें देखने होते हैं। तो 2018 जनवरी में अगर हम देखें तो अराउंड 100+ पे PE रेशियो चले गया था स्मॉल कैप का। तो इस तरह के PE रेशियोज हम देखें तो बहुत ज़्यादा PE रेशियो पे हमें अपनी SIPs को बंद कर देना चाहिए, और अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा हो तो हम प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैं पर्सनली प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि SIPs को स्टॉप करना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता मार्केट कितने ऊपर तक जा सकती है। अगर हम 2 इयर्स या 3 इयर्स में डबल हो जाए पैसा, उसके बाद अगर हम प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें पता नहीं होता। जैसे 2003 to 2008 में स्मॉल कैप 15x हुआ था। तो इस तरीके की सिनेरियो कभी भी बुल रन ऐसे आ सकते हैं। ये कोई बता नहीं सकता है कि मार्केट में कितना बुल आ सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी हम मिस आउट ना करें, उसके लिए बेटर है कि हम SIP स्टॉप कर दें, बट प्रॉफिट बुकिंग ना करें। यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़रूर करता हूँ अगर एबनॉर्मली
रिटर्न्स आते हैं और पी रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, और स्टॉक में फ्यूचर में स्कोप नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, कंपनी में आगे का बिजनेस नहीं लगता है कि ग्रोथ है, तो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मली आई वुड सजेस्ट कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे आप SIP स्टॉप कर दो, दैट वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।